क्रिप्टो, एनएफटी और वेब 3 के हाइप और क्रैश के बाद अब बाजार में खबर गरमाने लगी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ भी वही हो सकता है। आज दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में एआई कंपनीज और उन पर इन्वेस्ट होने वाले अंधे पैसे को लेकर फाइनली चिंता बढ़ने लगी है। 2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद जो एआई को लेकर क्रेज बढ़ा है, उसके बाद हर कोई इंसान सिर्फ पैसा लगाना चाहता है एआई कंपनीज में। एआई कंपनीज और एआई इनेबलर कंपनीज जैसे एनवीडिया टाइप चिप मेकिंग जो फर्म्स हैं, उनको छप्पड़ फाड़कर इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं। लेकिन 3 साल के बुल रैली के बाद अब फाइनली बात रिटर्न्स की होने लगी है। इतना पैसा लगाया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं? एमआईटी की एक स्टडी के मुताबिक 95% जेनरेटिव एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो हुई है कंपनीज में, उनका रिटर्न नील बटे सन्नाटा रहा है। मतलब यहां काफी कुछ काम एआई के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ हाइप के चलते हो रहा है। और जिस दिन यह हाइप टूटा, जिस दिन लोगों की आंखें खुली, उस दिन यह पूरा एआई बबल .com बबल की तरह फूट जाएगा। याद है ना, 1995 और सन 2000 के बीच में स्टॉक मार्केट, खास करके अमेरिका की नैस्डैक, ताबड़तोड़ इजाफा किया था। वर्ल्ड वाइड वेब के क्रेज, इंटरनेट कंपनीज के क्रेज जो था ना, वो चरम सीमा पर थी उस समय। लोग इंटरनेट कंपनीज पर पैसा लगा रहे थे बिना लेफ्ट राइट देखे। लेकिन जब 2000-2002 के बीच में ये .com बबल फूटा तो बहुत से लोग रस्ते पर आए, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक 50-90% तक भी गिर गए। आज वही डर एआई बूम के बारे में भी कहा जा रहा है और इसके ऊपर धांधली का भी एस्पेक्ट है। रीसेंट स्टडीज ये दिखाती हैं कि यूएस की कुछ लीडिंग एआई कंपनीज आपस में ही पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, खुद ही एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को खरीद रही हैं, खुद ही एक दूसरे में ओनरशिप बढ़ा रही हैं। मैंने सिंपल भाषा में बोले तो आपस में ही पैसों का इस तरीके से राउंड ट्रिपिंग हो रहा है कि पूरी मार्केट अनरियलिस्टिकली बूम कर रही है। और जब यह बूम खत्म होगा तो बहुत लोग बहुत बुरी तरीके से आहत होंगे। हमारा बाय द वे यह कहना नहीं है कि एआई फुस है या फेल टेक्नोलॉजी है, हम खुद ही एआई को देशभक्त में इतना इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन इससे जुड़ा जो हाइप है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो मनोहर कहानियां रची जा रही हैं, अब वो स्कैम के रेंज में जा रही हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा है ये एआई बबल, कैसे बीते 2-3 सालों में एआई एक ग्लोबल इकोनॉमिक बज़वर्ड बन गया, कौन है ये जो एआई में पैसा लगा रहे हैं और क्या पैसों का सच में कोई रिटर्न मिल पा रहा है लोगों को। फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्री है, ये जो 2-4 लोग हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, आपस में कैसे एक स्कैम रच रहे हैं, कौन है ये प्लेयर्स, क्या घपला चल रहा है, इसे भी देखने की कोशिश करेंगे और फाइनली समझने की कोशिश करेंगे अगर ये एआई का बबल फूटता है तो भारत, आप पर, मुझ पर, इस पर क्या इंपैक्ट होगा। आज एआई को जिस रूप में हम सब जानते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले। 2022 में सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई चैट जीपीटी लॉन्च करती है। अपने लॉन्च के पहले ही हफ्ते में चैट जीपीटी 1 मिलियन यूजर्स बटोर लेता है और कुछ ही महीनों में ये इसका जो यूजर बेस है 100 मिलियन क्रॉस कर लेता है। उस वक्त के एनालिसिस के हिसाब से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल प्रोडक्ट था इतिहास में। इसके साथ ही एक झटके में एआई एक साइंस फिक्शन से निकलकर एक मास क्रेज बन जाता है। सिलिकॉन वैली से लेकर सियोल से लेकर बेंगलुरु से लेकर बर्लिन तक हर स्टार्टअप, हर टेक कंपनी एआई पावर्ड बनने लगता है। जो चीज पहले रिसर्च लैब तक लिमिटेड थी, अब मार्केटिंग स्लोगन बन जाता है। इस फ्रेंजी के साथ शुरू होता है एआई गोल्ड रश, जहां लॉजिक से ज्यादा फोमो का इस्तेमाल होता है। कंपनीज को अब बस एआई में इन्वेस्ट करना होता है। अब कुछ समझ में आए ना आए वो दूसरी बात होती है। इसका नतीजा यह होता है कि 2025 तक ग्लोबल कॉर्पोरेट एआई इन्वेस्टमेंट्स $330 बिलियन से ज्यादा हो जाती हैं। 2025 के पहले क्वार्टर में ही अगर आप वेंचर कैपिटल की बात करें तो 71% पूरा जो वेंचर कैपिटल का यूनिवर्स है वो एआई लिंक्ड स्टार्टअप्स को चले जाता है ये पैसा। इसका रफली मतलब यह हुआ कि आज हर इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने से पहले कंपनी से पूछता है कि भैया तुम्हारे पास एआई है कि नहीं है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2025 में किसी भी प्रोडक्ट में बस आप एआई टैग लगा दोगे तो आपका एवरेज वैल्यूएशन 40% तक बढ़ जाएगा, चाहे रेवेन्यू 0/8 ना हो। कंपनीज को भी यह बात पता है, इसीलिए आज ग्रोसरी ऐप से लेकर गूगल सब एआई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या अपने आप को एआई इनेबल्ड कह रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे या नहीं करेंगे इस पर फोकस नहीं है, फोकस सिर्फ इस बात पर है कि बस कहीं ना कहीं एआई टैग आप लगा दो कि हम एआई इनेबल्ड हैं और उसके बाद वेंचर कैपिटल वैल्यूएशन सब बटोर लो। इस क्रेज का सबसे बड़ा विनर है एनवीडिया, जिसका एआई चिप बिजनेस आज एक्सप्लोड कर चुका है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन
बिलियन डॉलर्स जा चुका है, जो भारत, कनाडा जैसे बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। आज एनवीडिया अकेला ग्लोबल स्टॉक मार्केट का 8% वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके बिना कोई एआई प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है। इस पागलपन का इंपैक्ट इंडिया में भी दिखने को मिल रहा है। 2025 के पहले 7 महीनों में इंडियन जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स ने करीबन $500 बिलियन रेज किए हैं, जो पिछले 5 सालों का हाईएस्ट आंकड़ा है। लेकिन हर बबल की तरह एआई क्रेज भी कहीं ना कहीं एक पुराना पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं। इकोनॉमिस्ट के लिए यह बबल अपने आप में ही एक साइंस है। इकोनॉमिस्ट ब्रेंट गोल्डफार्ब और डेविड कर्श ने अपने फेमस बुक बबल्स एंड क्रैशेस में इस बबल साइंस को सिंप्लीफाई किया है, और आज का जो हमारा एपिसोड है इसी साइंस पर आधारित है। एआई के आने के 3 साल पहले पब्लिश हुई इस किताब में उन्होंने क्लियरली बताया था कि हर टेक्नोलॉजिकल बबल के 4 मेन सिग्नल्स होते हैं। नंबर 1 अनसर्टेनिटी, नंबर 2 प्योर प्ले, नंबर 3 नोवाइस इन्वेस्टर्स, नंबर 4 नैरेटिव फीवर। जब ये 4 फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन से स्पेक्यूलेशन बन जाती है। इन्हीं फैक्टर्स के वजह से लेट 1990s में .com बबल का कारण हुआ था, और इन्हीं फैक्टर्स को अगर आज आप देखें तो एआई लैंडस्केप से जोड़कर देखें तो एआई भी एक बबल का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में अभी तक किसी ने यह डिसाइड नहीं किया है कि इसका रियल बिजनेस मॉडल क्या होगा जो वायबल है। 2025 तक सोचो, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, जेमिनाई जैसे प्लेयर्स में इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट तो कर दिए हैं, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद इनसे पैसा कैसे निकाला जाए, प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, इसका क्लियर आइडिया किसी के पास नहीं है। इंफ्रेंस, कंप्यूटिंग कॉस्ट इतने ज्यादा हैं कि चैट जीपीटी जैसा पॉपुलर प्रोडक्ट भी अगर हर इंडिविजुअल क्वेरी देखो कि आप और हम जब सवाल पूछते हैं तो कंपनी लॉस कर रही है, आपके और मेरे क्वेरी पर प्रॉफिट नहीं कमा रही है। एमआईटी की लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक एआई अडॉप्ट करने वाली 95% जो कंपनीज हैं उनको कोई मेजरेबल फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिले हैं। या तो प्रोजेक्ट्स फंसे के फंसे रह जाते हैं, या तो लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रॉफिट्स उन्हें नहीं दिख पाता है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आज एआई हाइप उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां अनसर्टेनिटीज के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स कम होने की जगह और भी बढ़ी जा रही हैं। ऐसे में एक बबल ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है, जब लोग लॉजिक भी भूल चुके हैं। चलो ठीक है, एक्साइटमेंट में बबल बन गया, लोग नई टेक्नोलॉजी को लेकर ओवर एक्साइटेड हो गए, समझ में आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इसके पीछे एक घातक फ्रॉड प्ले चल रहा है, और उसका जवाब ढूंढने से पहले अ क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स टुडे, NordVPN, जिसे मैं ट्रस्ट करता हूं फॉर माय ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। नॉर्ड एक लेयर ऑफ सेफ्टी देता है आपको, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सेफ रखता है। NordVPN एक एसेंशियल डिजिटल टूल है जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रखता है, इंटरनेट पर किसी भी साइट को ब्लॉक होने नहीं देता है, ऑनलाइन थ्रेट्स और ट्रैकिंग से मुझे बचाता है। मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, क्या रिसर्च कर रहा हूं, कोई पता नहीं लगा सकता है। NordVPN के हजारों सर्वर्स हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपका जो नेट सर्च है वो ग्लोबल बन जाता है। वो न्यूज और एंटरटेनमेंट, वो ट्विटर अकाउंट जो आपके देश में लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, वो अनलॉक हो जाता है, और आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहता है। यहां तक कि इंडिया से नॉर्ड ने अपने फिजिकल सर्वर्स हटा दिए क्योंकि इन्होंने अपना कस्टमर इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करने से मना कर दिया। अगर आप साइन करते हैं फॉर NordVPN वाया nordvpn.com/देशभक्त, तो 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है a huge discount and 4 additional months free। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, nordvpn.com/देशभक्त। Anyways, let's get back to the story। इस बबल का दूसरा और सबसे खतरनाक फैक्टर है प्योर प्लेज, यानी ऐसे स्टार्टअप्स जिनका पूरा अस्तित्व ही एक टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है, इस केस में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 के पहले क्वार्टर में टोटल ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग का करीबन 60% सिर्फ और सिर्फ एआई स्टार्टअप्स को गया। अब इतने पैसों का क्या कर रहे हैं ये स्टार्टअप्स? R&D कर रहे हैं, नई नई चीजों को इजाद कर रहे हैं? नहीं, इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, इस पैसे का एक हिस्सा कंपनीज एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सर्कुलर लूप बना रहे हैं जहां पैसा घूम घूम कर इस एआई बबल को और इन्फ्लेट कर रहा है। समझाता हूं इस वायरल चार्ट के जरिए, जो बहुत वायरल हो रहा है एक्चुअली आज इंटरनेट पर, क्योंकि ये एआई बूम की जो सच्चाई है उसे बयां करता है। तो ये वायरल, ये इट्स अ गुड वायरल। ओपन एआई, इसने पैसे कमाए $12 बिलियन।
इसके आसपास की इसकी रेवेन्यू है। याद रखिए, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, ये बस रेवेन्यूज की बात कर रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल ये कंपनी इतना क्रेज, इतना पागलपन के बावजूद लॉस में ही चल रही है। लेकिन फिर भी ओपन एआई आज $500 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। कैसे? इस लॉस मेकिंग कंपनी पर इतना पैसा आखिर क्यों लगाया जा रहा है? मोर इंपॉर्टेंटली, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस सवाल का जवाब भी इसी चार्ट पर आपको छुपा मिल जाएगा। सबसे पहले इस चार्ट में सबसे बड़े प्लेयर को देख लेते हैं, एनवीडिया, जो ओपन एआई में अकेले $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। आप पूछोगे क्यों है एनवीडिया को ओपन एआई से इतना प्यार है? इतना प्यार है क्या? नहीं, दरअसल बीते 5 सालों में एनवीडिया कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 1300% से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बेहतरीन चिप्स बनाती है, जिसके दम पर पूरी एआई इंडस्ट्री चल रही है। एआई के अलावा भी एनवीडिया के चिप्स और उसका हार्डवेयर काफी डिमांड में है, लेकिन एआई के आने के बाद तो इसका जो डिमांड है वो आसमान छू चुका है। ओपन एआई और दुनिया की तमाम एआई और एआई रिलेटेड कंपनीज को अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के चिप्स की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ये ट्रेनिंग सीधा ओपन एआई जैसे कंपनीज खुद के डेटा सेंटर में करती है, लेकिन मोस्टली ये एआई कंपनीज कोरवीव और ओरेकल जैसे कंपनीज के डेटा सेंटर्स की मदद लेते हैं अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो एआई कंपनीज के साथ साथ ये डेटा सेंटर्स भी एनवीडिया के चिप्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो एनवीडिया का बिजनेस मॉडल क्लियर है? लोगों को चिप्स की जरूरत है, हम लोगों के लिए चिप्स बनाएंगे और हम पैसे कमाएंगे। सिंपल बिजनेस लॉजिक है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि चिप खरीदने वाली एआई कंपनीज अगर वो खुद ही लॉस में चली जाएं कल परसों अगले 5 सालों में, तो फिर एनवीडिया का क्या होगा? इस सिचुएशन से निपटने के लिए एनवीडिया खुद ही ओपन एआई जैसे एआई फर्म्स में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है, ताकि एआई कंपनीज के पास उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमेशा भरपूर पैसे रहें। तो ओपन एआई एनवीडिया से पैसे लेकर एनवीडिया के चिप्स खरीद रही है। वहीं ओपन एआई खुद $300 बिलियन की डील साइन कर चुकी है डेटा एंड क्लाउड सेंटर ओरेकल के साथ, जिसके सिस्टम्स को वो आने वाले सालों में अपने एआई को ट्रेन करने वाला है। लेकिन ओरेकल भी लास्ट में इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए एनवीडिया की ही चिप्स खरीदेगा, जिससे लास्ट में फिर से एनवीडिया की चिप्स की डिमांड बढ़ने लगेगी और ढेर सारा और पैसा आएगा। तो एनवीडिया अपने ही पैसे लगाकर अपने ही प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा रहा है। इसी इकोसिस्टम में इलॉन मस्क की XAI भी है, फ्रांस की मिस्ट्रल भी है और फिगर एआई जैसे ह्यूमनॉइड वेंचर्स भी हैं एनवीडिया चिप्स पर जो चलते हैं। ओवरऑल चार्ट देखोगे तो हर एरो कहीं ना कहीं एनवीडिया या ओपन एआई से जुड़ी हुई है, मतलब सारा पैसा एक ही डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहा है। इकोनॉमिस्ट इसे म्यूचुअल लीवरेज फीडबैक बोलते हैं, जहां एक कंपनी के नंबर्स दूसरे के प्रॉफिट को फेक बूस्ट देते हैं और दोनों मिलकर पूरे मार्केट को ओवरहीट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल उठता है, आखिर कब तक? इस इंटीग्रेट फीडबैक लूप को समझे बिना नोवाइस जो इन्वेस्टर्स हैं, हिंदी में बोले आप और हम, एआई में हम पैसा लगा देते हैं, हाइप इतना सारा हो रहा है, जो इस बबल का तीसरा कंपोनेंट बन जाता है। आप और हम 2024 और 2025 में एनवीडिया वर्ल्ड्स मोस्ट बॉट रिटेल स्टॉक बन जाता है, जिसमें सिर्फ यूएस की अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो $30 बिलियन तो आम नागरिकों ने वहीं लगा दी। रॉबिनहुड, ई ट्रेड जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं एआई स्टॉक्स को ट्रेंडिंग लिस्ट में हमेशा दिखाते हैं। यानी एक बार फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो सन 2000 में हुआ था, pets.com, webvan.com के टाइम पर हुआ था। कुछ भी इंटरनेट कंपनी हो बस खरीद लो, माने बेसिकली इंटरनेट ड्रीम खरीदा जा रहा था उस समय, आज एआई ड्रीम खरीदा जा रहा है। प्राइवेट क्रेडिट और स्मॉल पेंशन फंड्स भी ओपेक एआई लिंक्ड डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। माने वो चीज, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो सेफ होना चाहिए लेकिन एआई से लिंक्ड हो रहे हैं। जिस दिन ये लूप ब्रेक होगा, जिस दिन ये बबल फूटेगा, लॉस सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट को नहीं होगा, आम इन्वेस्टर्स को होगा, हमारे और आपके पेंशन फंड को भी हो सकता है। गोल्डफार्ब और कर्श के किताब के अनुसार चौथा और फाइनल सिग्नल है नैरेटिव, जो कि किसी भी बबल का सबसे पावरफुल ईंधन होता है। अब देखिए आज के डेट में एआई के जो लीडर्स हैं, ऑल्टमैन, ज़करबर्ग, पिचाई, मस्क, सब ने बस एक ही नारा लगाकर रखा है, एआई सब कुछ बदल देगा, सब सुलझा देगा। कोई बोलता है एआई जॉब्स रिप्लेस कर देगा, कोई बोलता है कैंसर क्योर कर देगा, कोई कहता है एआई क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसे सुलझा देगा। यह स्टोरी लोगों में एक इल्यूजन पैदा करता है कि अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कल हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए लोग जो कंसर्न्स जो है, इसके बावजूद एआई पर पैसा फूंक रहे हैं, एकदम डाल रहे हैं, चाहे उनको मालूम है कि रिस्क हाई है।
एक नजर इस चार्ट पर डालिए। यह दिखाता है S&P 500 इंडेक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर्स का कंसंट्रेशन किस लेवल तक पहुंच गया है। माने मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज यह कंसंट्रेशन लगभग उसी लेवल पर है जब .com एरा चल रहा था। इसका मतलब है कि कुछ बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला पूरे मार्केट को ड्राइव कर रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। मतलब अगर इन कंपनीज ने किसी भी कारण हेतु इनकी अर्निंग रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पर पूरे मार्केट पर पड़ेगा। इसमें से एक कंपनी सोचिए, अगर इनके शेयर्स अगर डिप कर जाती हैं तो पूरा मार्केट हिल जाएगा। अगर एआई का बबल आज फूटता है तो यह सिर्फ सिलिकॉन वैली का प्रॉब्लम नहीं होगा, यह पूरी दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को हिला देगा। क्योंकि 2025 तक एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि यूएस जैसी दुनिया की सबसे बड़े मार्केट का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। ब्लूमबर्ग की डेटा के हिसाब से S&P 500 का टोटल मार्केट वैल्यूएशन जो है उसका लगभग 1/3 हिस्सा, 1/3 सिर्फ 7 कंपनीज के पास है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अल्फाबेट जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी है, Amazon, मेटा जो कि फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, और टेस्ला जिसे हम आज इन कंपनीज को मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन रिस्क है, और वो है एआई। अगर हम 1990s के एंड से लेकर अर्ली 2000s के टाइम को देखें, जिसे .com बबल के नाम से जाना जाता है, तब भी एग्जैक्टली यही सीन था। उस समय नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 5 सालों में 500% तक चढ़ गया था। सोचिए कितने रिटर्न्स मिल रहे होंगे उस समय लोगों को। हर छोटा बड़ा इन्वेस्टर स्पेक्युलेटिव टेक स्टॉक्स में पैसे डाल रहा था, सिर्फ एक इंटरनेट के नाम पर। उसको मॉडल नहीं मालूम था, प्रॉफिट मालूम नहीं था, वो सोच रहा था इंटरनेट के नाम पर पैसा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तब भी लोगों को लगता था कि इंटरनेट सब कुछ बदल देगा, और अब भी वही ऑप्टिमिज्म है कि एआई के साथ भी वही होगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। डिफरेंस बस इतना है कि तब पेट्स.com और वेबवैन थे, आज एनवीडिया है और ओपन एआई है, पर पैटर्न वही पुराना है, बस वैल्यूएशन का खेल और रिस्क्स जो बहुत ज्यादा हाई हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यह बिल्कुल वही पैटर्न है जो 2000 के .com बबल से पहले था। तब भी इन्वेस्टर सोच रहे थे कि इंटरनेट दुनिया बदल देगा, जो कि इंटरनेट ने बदला भी। लेकिन इसके हाइप में जो नकली कंपनीज थी वो ज्यादातर खत्म हो गई। नैस्डैक में उस समय क्रैश ने करीबन 80% वैल्यू लूज कर दिया, और लगभग $5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो हवा हो जाती है। Amazon जैसी रिस्पेक्टेड कंपनीज 90% तक उस समय गिर चुकी थी। दूसरा इंपैक्ट होगा कैपिटल स्पेंडिंग पर। बिग टेक कंपनीज अभी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ताबड़तोड़ पैसे लगा रही हैं। डेटा सेंटर, जीपीयू, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स पर भारी पैसा लग रहा है। ग्लोबल एआई केपेक्स पाइपलाइन 2024 से 2026 के बीच में $750 बिलियन तक पहुंचने वाला है। अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट अब बदलता है तो ये प्रोजेक्ट्स तुरंत फ्रीज हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर्स, पावर ग्रिड्स, डेटा सेंटर्स सब के सब फिर डूबने लगेंगे। सन 2000 में जैसे टेलीकॉम कंपनीज ने इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक ओवरबिल्ड कर दिया था, वैसे ही जीपीयू कंप्यूटिंग कैपेसिटी ओवरबिल्ड हो सकता है आज के डेट में। इकोनॉमिस्ट इस ट्रेंड को जीपीयू ग्लट कह रहे हैं, जहां सप्लाई डिमांड से ज्यादा होने का अब रिस्क हो चुका है। और तीसरा इंपैक्ट है जो क्रेडिट मार्केट में दिखेगा। कई प्राइवेट क्रेडिट फंड्स और बैंक्स ने एआई स्टार्टअप के फ्यूचर अर्निंग के अगेंस्ट लोन देना शुरू कर दिया है। अगर उनका वैल्यूएशन गिरता है तो डिफॉल्ट चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। यह स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक होगा आपके और हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि जब लोन चेन में डिफॉल्ट होने लगता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर आज एआई बबल टूटता है तो यह एक 2008 लेवल लिक्विडिटी फ्रीज ला सकता है। बस फर्क इतना होगा कि इस बार कल्प्रिट मॉर्गेज लोन्स नहीं होगा, सब प्राइम क्राइसिस नहीं होगा, मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे, एआई कंपनीज होंगे। और सबसे आयरॉनिक इंपैक्ट होगा जॉब्स पर। लोग सोच रहे हैं कि अरे ठीक है, एआई बबल फूटेगा तो अच्छी बात है, लोगों की नौकरियां बच जाएंगी, पर ऐसा नहीं होगा। एआई की वैल्यूएशन क्रैश जरूर हो सकती है, लेकिन ऑटोमेशन बंद नहीं होने वाला है। कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए एआई टूल्स लगातार इस्तेमाल करती रहेंगी और लो एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स जाती रहेंगी, जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, जूनियर कोडिंग, एडिटिंग। नहीं, एडिटर तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। ये सारे चीज जो है इन पर प्रेशर बनता रहेगा। एआई अभी ठीक से आया भी नहीं है। आप सोचिए, अभी तो फुल फ्लेजेड इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। Amazon जैसी कंपनी 30,000 इंप्लॉइज ले ऑफ कर रही हैं।
अब इसमें एक और स्टोरी भी है कि Amazon के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा भरपूर है, लेकिन तब भी वो छटाई कर रही है क्योंकि ये पैसा लोगों से बचाकर, लोगों के तनख्वाह से बचाकर वो और ऑटोमेशन, वो और जीपीयू, वो और कंप्यूटिंग पावर खरीदने में लगा रही है। यही है आज का कड़वा सच। ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने के जगह आज कंपनीज कंप्यूटिंग चिप्स में पैसा लगा रही है। हिंदी में बोले तो अगर आज एआई जो बबल है वो फूटा तो यूएस इकोनॉमी का बैलेंस तो जरूर बिगड़ेगा, ट्रिलियंस का पेपर जो वेल्थ है वो गायब हो जाएगा, कैपिटल स्पेंडिंग रुक जाएगी, लेकिन लेऑफ्स बढ़ेंगी और एक माइल्ड रिसेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन जैसा .com क्रैश के बाद भी हुआ था, गूगल और Amazon जैसे जेन्युइन कंपनीज थे वो बच गए थे, वैसे ही एआई क्रैश के बाद जो जेन्युइन कंपनीज हैं वो जरूर बच सकती हैं। लेकिन पॉइंट तो यह है, कंपनीज बचे ना बचे, आप और हम बचेंगे या नहीं। अगर एआई बबल अमेरिका में फूटता है तो इसका शॉक इंडिया में जरूर पहुंचेगा, चाहे थोड़ी देर में पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा, क्योंकि हम आज इस एआई इंडस्ट्री के सेंटर में नहीं भले हो, ठीक है, लेकिन उसके सप्लाई चेन में हम बहुत एक अहम हिस्सा ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं। मतलब सीधा नुकसान भले ही ना हो, लेकिन रिपल इफेक्ट की चपेट में हम जरूर आएंगे। समझाता हूं कैसे। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पहले समझते हैं। इंडिया के आईटी सर्विस जायंट्स टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल आज अपने क्लाइंट्स के लिए एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। पर अगर यूएस और यूरोप के टेक और फाइनेंस सेक्टर में क्रैश आता है तो सबसे पहले ये कंपनीज हिट होंगी। जो साइंस पहले से ही हमें दिखना शुरू हो गया है। 2025 के मिड तक इंफोसिस और विप्रो दोनों के एआई कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स के रिन्यूअल रेट में स्लो डाउन आ चुका है, माने और एक्स्ट्रा धंधा नहीं मिल रहा है। दूसरा इंपैक्ट फंडिंग के साइड से आएगा। इंडिया में 2025 के पहले 7 महीनों में जेन एआई स्टार्टअप्स ने, जैसे मैंने बताया, $500 बिलियन रेस तो किया, लेकिन 5 साल का हाईएस्ट अमाउंट ये था। पर ये बूम ज्यादा लंबा अब नहीं चल पाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कॉशियस हो गए हैं, अपना हाथ फिर से खींच रहे हैं। यहां भी कुछ अर्ली सिग्नल्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं। टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक जैसे फंड्स इंडिया के जेन एआई डील्स में अपना एक्सपोजर ऑलरेडी काट रहे हैं। तीसरा सबसे क्रिटिकल इंपैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट पे। जैसा कि हमने बताया, एआई क्रैश होने का मतलब यह नहीं है कि नौकरियां बच जाएंगी। ऑटोमेशन अब बिजनेस का परमानेंट पार्ट बन चुका है। इंडिया में 50-60 लाख लोग आईटी और बीपीओ सेक्टर में डायरेक्टली इंप्लॉयड है, और यही सेक्टर्स हैं जो एआई के डायरेक्ट टारगेट में आएंगे। एआई टूल्स, लो एंड कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट जैसे नौकरियों को खाने के लिए अभी उतावले हैं। मतलब कि उस तरफ यूएस में एआई फंडिंग का क्रैश होता है और दूसरी तरफ एआई ड्रिवन जॉब्स इंडिया में उनका जॉब लॉस होना शुरू होता है। लेकिन सब कुछ भी नेगेटिव नहीं है अगर हम काम करें तो। लॉन्ग टर्म में इंडिया को एआई क्रैश से एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है। अभी हम यूएस के कंपैरिजन में एआई एडॉप्शन में कम से कम 4-5 साल तो पीछे हैं, तो हमारे पास एक वॉच एंड लर्न का विंडो आ सकता है। यूएस कंपनीज के क्रैश के बाद जो टेक्नोलॉजीज जेन्युइनली काम करती हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्री एआई हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, उन्हें हम सस्ते रेट्स पर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में अडॉप्ट कर सकते हैं। .com क्रैश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब यूएस में इंटरनेट फर्म्स गिरने लगी, क्रैश होने लगी, तभी इंडिया में आईटी आउटसोर्सिंग का बूम उसी समय शुरू हुआ था। तो एआई के रेस में दुनिया से पीछे भले ही हो हम आज, लेकिन भारत को शायद कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम न्यू एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। आज यूएस एआई चिप मेकिंग में बहुत आगे है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, ईवीज, रोबोटिक्स जैसे फील्ड में लीड कर रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी न्यू एज टेक्नोलॉजी है जहां भारत अव्वल नंबर पर है, जहां दुनिया हमारे तरफ देखती है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे, हम भी जानना चाहेंगे। और हो सके ये अपने सर्कल्स में भी इस बात को एम्फसाइज करना कि जब एआई बबल बर्स्ट होगा तो एक जबरदस्त शीत लहर की चपेट में हम भी आएंगे। बेटर यह होगा कि हम आपस में ये अपनी ओछी लड़ाई छोड़ें और इस आने वाले कल के लिए तैयारी करें, क्योंकि आएगा तो ये बर्स्ट डेफिनेटली। अब उसके बाद हम कैसे इसको डील करेंगे, कैसी तैयारी है, उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा टेक्निकल अगर हो गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये जरूरी है समझना कि ये जो विंटर इज कमिंग है ये क्यों आ रहा है और एआई का बबल कैसे फूट रहा है। थैंक्स टू नॉर्ड वीपीएन फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। नॉर्ड का जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। पूरी जो डिटेल्स हैं वहां जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, nordvpn.com/देशभक्त। याद रखिए 2 साल का अगर आप प्लान लोगे तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 एडिशनल मंथ्स भी मिलेगा फॉर फ्री। सो डू चेक आउट NordVPN। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स coming up.